एपिसोड 21 द प्लॉट। लुमिन, तुम्हें अब जल्द ही आरा और उन्हों के साथ उस मिस्ट्री पॉइंट पर जाना होगा। टेराफॉस बोली। ठीक है, मैं और आरा तो अभी निकलते हैं। उन्हों अपने स्पेसशिप में वहां आ जाएगा। और याद रखना, इस मिशन में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि तुम्हें न सिर्फ उस मिस्ट्री पॉइंट का रहस्य समझना है, अपितु ये भी देखना है कि अमाकारा क्या चाहता है। हाँ, मैं समझ गया टेराफोर्स। वैसे भी जब तक जावा हमारी कैद में है, तब तक अमाकारा कुछ ज्यादा नहीं कर पाएगा। हाँ लुमिन। लुमिन और आरा ने टेराफोर्स की आज्ञा ली और वहां से चले गए। दोनों प्रकाश की किरणों में परिवर्तित हो गए थे और उस मिस्ट्री पॉइंट के लिए निकल पड़े। वहां से तकरीबन 16,000 नेबुलन मील दूर इस पॉइंट पर पहुंचने में लुमिन और आरा को 53 नेबुलन दिन लगने वाले थे। टेराफोर्स, हम भी चलते हैं। मैं उन्हों को उस मिस्ट्री पॉइंट पर भेज दूंगी, निया ने शांत स्वर में कहा। टेराफोर्स का चेहरा गंभीर हो गया। वो बोली, निया, उन्हों तुम्हारी स्पेसशिप में उस मिस्ट्री पॉइंट चला जाएगा। तुम यहीं रुको। निया शांत हो गई। शायद उन्हों को आदेश समझ आ गया था। उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और फौरन अपनी स्पेसशिप की ओर रवाना हो गया। थोड़ी ही देर में उन्हों निया का विश्वसनीय सेवक टेराफोर्स के आदेश पर अपने स्पेसशिप में बैठ चुका था। उसका जहाज प्रकाश धारा की तरह छूट गया और उसे मिस्ट्री पॉइंट तक पहुंचने में 260 नेबुलन दिन लगने वाले थे। अब कक्ष में शांति थी। महासभा का विशाल कक्ष गूंजता हुआ खाली हो चुका था। अब वहां केवल 2 अस्तित्व शेष थे, निया, पवनों की देवी, और टेराफोर्स, टेक्टोनिक संरक्षिका। स्तंभों के बीच से छनकर आती नीली आभा उनकी परछाइयों को लंबा खींच रही थी। टेराफोर्स ने गहरी, भारी आवाज में कहा, निया, तुम्हें एक विशेष कार्य सौंपना है। निया के चेहरे पर एक तनी हुई शिकन उभरी। वो पहले ही समझ चुकी थी और उसका स्वर दृढ़ था। मैं एक साम्राज्य की महारानी हूं। जो काम आप मुझसे करवाना चाहती हैं, वो मेरी मर्यादा और मेरे शपथ के परे है। टेराफोर्स का चेहरा निर्विकार रहा। तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं है निया। निया की आंखों में क्रोध झलका। क्या ये तुम्हारी ओर से मुझे धमकी है? टेराफोर्स मुस्कुराई, एक अजीब खामोश मुस्कान। तुम्हें कोई धमकी दे सकता है क्या निया? इस प्रश्न में इतना गूढ़ व्यंग था कि निया चुप हो गई। टेराफोर्स उसके समीप आई। उसकी आंखें गहरी, ज्वालामुखी गुफाओं जैसी थी। जावा की मौत अनिवार्य है। निया स्तब्ध हो उठी। लेकिन टेराफोर्स, लुमिन, गोल्सा का मुखिया, उसने स्पष्ट आदेश दिया है। मैं उसके विरुद्ध कैसे जा सकती हूं? टेराफोर्स का स्वर ठंडा और भारी था। लुमिन को ताज मैंने पहनाया था और यदि मैं चाहती तो वही ताज तुम्हें भी पहनाया जा सकता था। निया के मन में शंका और स्मृति की लहर दौड़ गई। वो जानती थी कि लावा, निया और टेराफोर्स के 3 मत मिलकर गोल्सा का मुखिया किसी को भी बना सकते थे। सत्ता का ये गणित टेराफोर्स की पकड़ में था। निया की आवाज कांपी। और आप चाहती हैं कि मैं ओरूरिया जाऊं, जावा को मार डालूं और लुमिन के आदेश का खुला उल्लंघन करूं। लुमिन और आरा इस समय मिस्ट्री पॉइंट पर हैं। जब तक उन्हें ये खबर पहुंचेगी, कई नेबुलन दिन बीत चुके होंगे। निया का धैर्य टूट रहा था। तो आप स्वयं क्यों नहीं जाती? टेराफोर्स की आंखों में अंधेरा भर गया। क्योंकि मुझे लावा को संभालना है। वो एक ऐसे युद्ध में प्रवेश करने वाला है जहां उसकी हार निश्चित है। और यदि जावा जीवित रहा और वो अमाकारा के हाथों में पड़ गया, तो स्टारलाइट अलायंस का अंत निश्चित है। निया के मन में द्वंद की लपटें उठी। उसका स्वर धीमा पर दृढ़ था। ठीक है टेराफोर्स, मैं ओरूरिया जाऊंगी और जावा को समाप्त कर दूंगी। लेकिन आप ये जान लो कि मैं ये आदेश मान नहीं रही हूं। मैं ये कदम इसलिए उठा रही हूं क्योंकि मैं इस नेबुला का अंत
उस मूर्ख मशीन अमाकारा के हाथों नहीं देख सकती। टेराफॉस ने पहली बार राहत की सांस ली, पर उसके चेहरे पर एक ऐसा रहस्य छुपा था जिसे कोई पढ़ नहीं सका। क्या सचमुच अमाकारा उस मिस्ट्री पॉइंट पर कोई शस्त्र गढ़ रहा था, या ये सब टेराफॉस की कोई चाल थी? कक्ष की परछाइयां और गहरी हो गई। इस खेल में अब ये कहना कठिन था कि असली खलनायक कौन है। एपिसोड 22 किल बॉक्स। फ्लीट 62 का आदेश साफ था। उन्हें उस जगह पहुंच जाना था जहां से उनके सर्विलांस शिप को न्यूक्लियर ब्लास्ट से उड़ाया गया था। उस सर्विलांस किल पॉइंट पर जल्दी से जल्दी पहुंचना था। वे वल्कनीज की सीमा से बाहर निकल चुके थे और जल्द ही उस जगह पहुंच गए जहां उनके सर्विलांस शिप को उड़ा दिया गया था। अंतरिक्ष ने जैसे सांस रोक ली और फ्लीट 62 उस पॉइंट पर पहुंचकर रुक गए थे। उनके रडार और लिडार ने उस दिशा में जहां से सर्विलांस शिप पर हमला हुआ था अनेक सिग्नल्स भेजे, पर सब शून्य। क्या वहां कोई क्यूसीजीबी था? कप्तान ने स्क्रीन को देखते हुए कहा, "ये क्यूसीजीबी ही है। इसने अपने गुरुत्व को छुपाने की कोशिश की है।" सभी लोग कप्तान की बात चुपचाप सुन रहे थे। फ्लीट 62 के सभी 62 युद्धपोतों में बैठे लोगों को कप्तान की झलक उनके होलोकॉम्स पर दिखाई दे रही थी। कप्तान बोला, "उस क्षेत्र से नकारात्मक द्रव्यमान की निशानियां आ रही हैं, जो सामान्य नहीं है।" सभी लोग स्तब्ध थे। कप्तान आगे बोला, "क्यूसीजीबी का मास तकरीबन 70 क्विंटिलियन टन होता है। शायद उसकी ताकत भी है और उसकी कमजोरी भी।" डिप्टी इंचार्ज बोला, "तो सर, इसका मतलब ये है कि क्यूसीजीबी अपने गुरुत्व को छुपा रहा है, परंतु इस कारण ही उसने अपने होने का सिग्नल भी दे दिया।" कप्तान ने सर हिलाया और फिर उग्र स्वर में चीखा, "फायर!" 62 युद्धपोत, 62 दहाड़े। उस रिक्त अंतरिक्ष को जैसे जलते तीरों ने पाट दिया हो। वहां जो कुछ भी था उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला। एक के बाद एक 62 असहनीय प्रहार, और फिर उस रिक्ति में अदृश्य छुपा जो भी था वो सब वाष्प बन गया था। किल बॉक्स साफ। टेलीमेट्री सिग्नल अब बता रहे थे कि उनका मिशन सक्सेसफुल था। वो गुरुत्व अब वहां नहीं था। वहां जो भी था उसे नष्ट कर दिया गया था। उस क्यूसीजीबी जिसने वल्कनीज के सर्विलांस शिप को नष्ट किया था, उसका अंत वैसा ही हुआ जैसा होना चाहिए था। विजय नपीतुली, ऑलमोस्ट टू इजी। कप्तान और सभी सैनिक अत्यंत हर्ष में डूबे हुए थे। उन्होंने अपना बदला ले लिया था। वल्कनीज की महाशक्ति अजय थी। कप्तान और सैनिक खुशी में डूबे हुए थे। तभी आफ्टर ग्लो में एक हल्की नीली रेखा उभरी। वो इतनी पतली थी कि साधारण स्कैनर उसे सिर्फ शोर मानकर अनदेखा कर देते, लेकिन स्क्रीन पर वो रेखा ऐसे धड़क रही थी जैसे कोई जिंदा चीज सांस ले रही हो। हर्षोल्लास के बीच किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, पर कप्तान ने तुरंत हाथ उठाकर सबको रुकने का इशारा किया। उसने स्क्रीन को देखा और उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। ये कैसे संभव था? कप्तान अनायास बोल उठा। ब्रिज पर मौन छा गया। कप्तान की उंगलियां कंसोल पर जमी रही। रिप्ले। सिग्नल फिर लौटा, परंतु इस बार बिल्कुल साफ। क्या था वो सिग्नल? क्या फ्लीट 62 सुरक्षित वापस जा पाएगी? कहानी अब ऐसे मोड़ पर थी जहां से वो अपनी परछाई के खिलाफ ही मुड़ने वाली थी।